हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ST पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 13 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर्स, बिहार SI एंड बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो यह एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता। तो कटक मछली, अस्थिल मछली और रजत मछली, ये तीनों में वाताशय होते हैं, बट ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी उपास्थिसम मछली, इसमें वाताशय नहीं मौजूद होते हैं। अगर उपास्थिसम मछली की बात करें तो यह सार्क सैलिकियाई वर्ग की मछलियां हैं। यह विश्व के सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि बी लसीकानु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। तो देखिए, लसीकानु ना दो प्रकार की होती है, बी लसीकानु और टी लसीकानु। तो इसके द्वारा जो प्रतिरक्षा होती है ना, तो उसे उपर्जित प्रतिरक्षा यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, समवृत्ति अवयव। नेक्स्ट है कि पित्त का स्रोत क्या है। तो अगर पित्त के स्रोत की बात करते हैं तो पित्त का फॉर्मेशन यकृत यानी लीवर में होता है। पित्त की अगर बात करें तो पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय लिक्विड होता है, जिसका pH वैल्यू 7.6 से 8.6 होता है। और पित्त का जो जनरली अगर बात करें, इसका हेल्प फॉर्मेशन की बात करें तो यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जिन को बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। ऑप्शन बी प्लियोट्रोपिक। ठीक है ना, जब एक जिन दो या दो से अधिक गुणों को इफेक्ट करती है तो ऐसी घटना को ही प्लियोट्रोपिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है। ऑप्शन ए जलकुंभी को। देखिए, जलकुंभी की अगर बात करें तो ये हाइड्रस प्लांट यानी जलीय पौधा होता है फ्रेंड, जो जनरली एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की, यानी धूप की, क्लोरोफिल और जल की। नेक्स्ट है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आवृत बीजी में। नेक्स्ट है कि मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उसे भौम जल स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है यानी पॉइजनस है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट्स करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की अगर बात करें ना, तो ये ऑटोमोबाइल, सिगरेट के धुएं आदि से निकलती है। यह ब्लड की ऑक्सीजन परिवहन जो कैपेसिटी होती है उसको काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक रहेगी और कभी उसके एटॉमिक नंबर के जस्ट इक्वल रहती है न्यूक्लियस की एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या। किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो सम होता है ना, जो योग होता है, उसी को उसका द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर डिपेंड है।
ऑप्शन ए उसकी तनुता पर। जनरली विद्युत अपघटय की जो असंलग्नता होती है उसका जो स्तर होता है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड रहता है, जैसे विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, तनुता पर, टेम्परेचर पर और आयंस की उपस्थिति पर। नेक्स्ट है कि मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन डी स्कंदन। अगर फिटकिरी के नाम केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है पोटासियम एल्यूमिनेट सल्फेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, बेकेलाइट उष्मा का सुचालक होता है। जी नहीं, अगर बेकेलाइट की बात करें तो ये उष्मा का कुचालक होता है। बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह सही है। और बेकेलाइट को उष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है, यह भी सही है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी केवल थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ऑप्शन इस प्रकार से सेट नहीं किया गया है कि सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, बट सेकंड पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी, क्योंकि बुरादा की अगर बात करें ना तो ये उष्मा का बैड कंडक्टर यानी कुचालक होता है। नेक्स्ट है कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? ऑप्शन सी, दृश्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। ऑप्शन डी, ध्वनि बूम। नेक्स्ट, किसी वस्तु की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होती है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो ये अगर फोर्स की बात करते हैं ना तो वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma की हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बल। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। यानी बिकॉज अगर नॉर्मल वाटर की बात करें तो इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली का झटका लगने से मौत हो जाएगी, तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। इसलिए जब विद्युत धारा से जो आग लगती है उससे हम लोग जल का प्रयोग करके नहीं बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? ऑप्शन सी, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो यह कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? ऑप्शन डी, 6 वर्षों का। देखिए, राज्यसभा की अगर बात करते हैं ना तो ये एक अस्थायी सदन है। इट मीन्स ये कभी भी भंग नहीं, विघटित नहीं हो सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं ना वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके स्थानों पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जब चलेगा तो ये फिर तो कोई बात ही नहीं है, इसका विघटन होने की कोई परंपरा ही नहीं है राज्यसभा की। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन बी, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेखन संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में। इसमें जनरली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश एटसेट्रा के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस आर्टिकल में विचार किया गया है? आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन सी, हाई कोर्ट को, और इसका वर्णन आर्टिकल 327 में वर्णित है। चलिए, नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्ष 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। नेक्स्ट है कि स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा यानी नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि दंडाकारण्य भारत के किस भाग में सिचुएटेड है? तो ये भारत के मध्यवर्ती भाग में सिचुएटेड है दंडाकारण्य।
नेक्स्ट है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ऑप्शन ए 6000 मीटर तक। अगर ओल्ड होम की बात करते हैं तो ओल्ड होम के अकॉर्डिंग 4000 से 6000 मीटर तक जलोढ़ मृदा पाई जाती है भूमि सतह के। और ग्लेनिंग की अगर बात करें तो ग्लेनिंग के अकॉर्डिंग 2000 मीटर के आसपास यह पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगी। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं और इस नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो है दोदा बेटा। नेक्स्ट है कि हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 फीट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन गलत सेट कर दिया गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो चलिए 35 है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी गेहूँ, क्योंकि गन्ना जूट और कपास ये तीनों जो हैं वो नकदी फसल के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी जैसे तंबाकू भी हो जाएगा, वो भी नकदी फसल का एग्जाम्पल होगा। बट गेहूं और चावल जो होते हैं ना वो मुख्य खाद्य फसल होते हैं। जनरली लोग अपने पर डे मील्स में से खाते हैं, तो ये खाद्य फसल है गेहूं, ना कि नकदी फसल है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलाते हैं। खनिज और किस पार्टिकुलर स्थान पर इसका उत्खनन किया जाता है तो वो देखते हैं। कोयला की अगर बात करें तो ये जनरली पाया जाता है गिरिडीह में, जो झारखंड का क्षेत्र है। तांबा की अगर बात करते हैं तो ये तांबा राजस्थान के अलवर में पाया जाता है। मैंगनीज की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। और भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कहते हैं तो ये जैनकोंडम में पाया जाता है, तो तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो यहाँ पर चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मैं भी जस्ट बतला चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल 88 तारामंडल हैं। क्योंकि इस बुक में जो इस सेट का जो आंसर है वो भी 88 ही बतला रहा है। और अकॉर्डिंग टू महेश कुमार बंडवाल उनका भी कहना 88 ही है, उस बुक में भी 88 दिया हुआ है। बट इंटरनेट पे कभी कभी 89 भी दे देते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, 88 ही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि किलिमंजारो क्या है। तो किलिमंजारो एक वॉल्केनो है, यानी आग्नेयगिरी है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर सिचुएटेड है और यह एक वॉल्केनो पर्वत है। नेक्स्ट यहाँ पर शहर और नदी से मिलान करना है कि किस शहर के किनारे कौन सी नदी सिचुएटेड है। तो अगर रॉटरडम की बात करते हैं ना तो ये राइन नदी के किनारे सिचुएटेड है। पेरिस सीन नदी के किनारे। बुडापेस्ट की बात करें तो डेन्यूब नदी के किनारे। और वाशिंगटन की बात करते हैं तो ये पोटोमैक नदी के किनारे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोबस्टा एक प्रकार का क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा की अगर बात करें तो इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की एक बहुत उच्चतम किस्म मानी जाती है रोबस्टा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 इम्पॉर्टेंट खाने हैं स्वर्ण उत्पादन के, कालगुरली और कुलगार्डी। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका एग्जाम में कालगुरली ना देकर कुलगार्डी दिया तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। दोनों खान हैं स्वर्ण उत्पादन के, बहुत इंपॉर्टेंट खान हैं और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड हैं, कालगुरली तथा कुलगार्डी। नेक्स्ट है कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन बी चीन सागर। अगर टाइफून चक्रवात की बात करें ना तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। ऑप्शन ए राष्ट्रीय बचत पत्र को। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय क्या होती है। ऑप्शन बी तो ये फैक्टर कॉस्ट यानी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। ऑप्शन ए पेंशन बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जन साधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। ऑप्शन सी ब्याज भुगतान या अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग है।
तो भारत की योजना आयोग की अगर बात करते हैं ना, तो इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यह एक सलाहकार संस्था है। तो चलिए आगे बढ़ रहे 49 की तरफ कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी। तो अनवरत योजना की अगर बात करते हैं तो ये 1978 टू 1979 ईस्वी में कार्यशील थी और अनवरत योजना को इंग्लिश में रोलिंग प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध जनरली चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक शासन काल से था। उन्होंने जो अपना अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी गद्य, जो मतलब कि काफ़ी अच्छी पुस्तक थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का विस्तृत विवरण कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने दिया है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो इसका प्रेजेंट टाइम में हेड क्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो ऑप्शन सी आत्मदमन की अगर बात करते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है आत्मदमन में, जबकि दोनों धर्मों का मानना था कि अहिंसा ना करना यानी हिंसा ना करना, इट मीन्स अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, तो ये दोनों में सिमिलरिटी थी ये तीनों में, बट आत्मदमन यहाँ पर सिमिलर नहीं है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आत्मदमन के बारे में अलग अलग था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था। ऑप्शन सी लोथल और प्रेजेंट टाइम में गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है। ऑप्शन बी मनुस्मृति में। अगर स्मृति की बात करते हैं सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है, तो इसी के 38वें खंड में ऐसा विवरण दिया गया है कि पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ऑप्शन बी उपज का 6th पार्ट यानी 6ठा भाग। नेक्स्ट महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ऑप्शन बी वह बलबन का मकबरा था जो बलबन ने स्वयं बनाया था दिल्ली के किला जो था राय पिथौरा उसके समीप। अगर एग्जाम में ये पूछे कि भारत में पहला मकबरा किसने बनाया था तब इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है कि भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में था तब हो जाएगा बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। ऑप्शन डी अभी कवि, ठीक है ना। मालवा विजय के बाद जो मेवाड़ शासक थे राणा कुंभा, तो उन्होंने ही कीर्ति स्तंभ की मतलब की रचना करवाई थी और उसके निर्माणकर्ता का नाम था अभी कवि और महेश, ये दोनों ने मिलकर करवाया था। तो महेश यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे। तो टंका जो था वो चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था और जीतल जो था वो तांबा का था। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट सिर ए अकबर, ठीक है ना। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि दारा सिकोह जो थे ना वो सूफियों के कादरी शाखा के मुल्ला शाह बदसानी के शिष्य थे दारा सिकोह। नेक्स्ट है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। ऑप्शन डी फैजी। नेक्स्ट स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यहाँ पर पंजाब के जो दो फेमस नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इन्हीं के विरोध में मतलब कि सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था जालियांवाला बगीचा या जालियांवाला बाग में। तो इसी के दौरान जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दी थी। तो तकरीबन 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और वह जो दिन था वह था 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी फिक्स की गई थी।
ऑप्शन बी 14 और 18, लड़कियों के यहाँ पर 14 साल और लड़कों की एज मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई थी अकॉर्डिंग टू शारदा एक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो वे थे महेंद्र प्रताप, जिन्होंने 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट है कि 1906 ईस्वी के मिंटो से शिमला में हुए मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नेक्स्ट है कि 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई थी। देखिए 1909 ईस्वी का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आया था मार्ले मिंटो खुद के नाम पर, तो उसके तहत उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, जिसका मेन मोटो था कि इंडियन जो हिंदू मुस्लिम हैं उनकी यूनिटी यानी एकता को खंडित करना। नेक्स्ट है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग पर। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। 1912 ईस्वी में। देखिए जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो ये पहले बंगाल के नाम से ये तीनों स्टेट जाने जाते थे। जब दिसंबर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में वे करते हैं, तो उन्हीं के तहत जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, तो उस बंगाल विभाजन को यहाँ पर जो जॉर्ज पंचम थे वे रद्द करते हुए और बंगाल को यहाँ पर से अलग करते हैं और बिहार को एक अलग प्रांत देते हैं। और यह विभाजन कब से लागू हुआ, तो 1912 ईस्वी से लागू हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स 71 से आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 91 से कि बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य कब बनाए गए। देखिए बिहार और उड़ीसा, पहले तो बंगाल को हटाया गया तब बिहार और उड़ीसा एक में था। हालांकि उड़ीसा नाम उस टाइम फेमस नहीं था, सिर्फ बिहार के ही नाम से बिहार और उड़ीसा पूरे जाने जाते थे। बट बिहार और उड़ीसा अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग नाम दे दिया गया, बिहार को बिहार, उड़ीसा को उड़ीसा। तो यह जो कंडीशन हुआ ना, तो यह हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 22 मार्च ना होकर 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1936 को। जितने भी बुक हैं जैसे कि आप घटना चक्र को पलट कर देख सकते हैं, क्राउन का जो बिहार स्पेशल का काफ़ी अच्छा बुक आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी दोनों बुक में 1 अप्रैल 1936 से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नई मुद्रा यानी यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट 6ठी सदी ईसा पूर्व मगध में किस धातु का भंडार था। ऑप्शन डी आयरन का यानी लोहा का। नेक्स्ट है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन बी घनानंद। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन डी मार्च 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट बिहार की चक्रवृद्धि देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। ऑप्शन सी मंजूषा शैली की। देखिए मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत काफ़ी शैली का भी विभाजन किया गया है, तो अगर आप ये ब्रीफली डिस्क्राइब से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस टेस्ट जो बिहार स्पेशल मैं करवा चुकी हूँ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पटना में। नेक्स्ट योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि प्रथम शासक मना किसे माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था। ऑप्शन बी बिंबिसार। नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी। तो ये तीनों एक ही दिन हुई थी और वह पवित्र दिन था वैशाख पूर्णिमा का। तो बने रहिए, हम आगे करंट अफेयर भी करवाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। लेटेस्ट करंट अफेयर कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछी जाती है।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, माटम वेंकट राव को। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है तथा भारत के साथ 4 अन्य देश यानी नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है कि नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शन बी मिताली राज। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? ऑप्शन सी स्ट्रेटो लॉन्च। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले पोजीशन पर रहा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा ने। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शन डी जमुई में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया? ऑप्शन ए फिलीपींस। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नाइजर के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी यारलुंग जांगपो। नेक्स्ट है कि भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी बेंगलुरु को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? ऑप्शन डी यूएसए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई सांता का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केंद्रीय वाणिज्य और उद्यमी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सुशील चंद्रा को। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि 2021 से 22 के किस उपकरण की घोषणा की गई है? ऑप्शन डी कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। और लास्ट करंट अफेयर है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी मार्क सेल्वी ने। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।